पढ़ने मैट्रिक तक पढ़े, वहाँ वही पढ़ाया जाता है कि ना हिंदी पढ़ाते हैं ना संस्कृत पढ़ाते हैं, यहाँ उर्दू पढ़ाते हैं। यहाँ भारत में हमने आके देखा तो उर्दू भी पढ़ाते हैं, हर भाषा की पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। वहाँ वही पढ़ाते हैं कि उनसे इस्लाम की जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पढ़ाते हैं। हमने देख के हमने ये सोचा कि हम अपना देश में जाएं, अपने बच्चों का भविष्य, अपना धर्म बचाएं। तो यही सोच के 2009 में यहाँ फरीदाबाद आ गया था। और हमारी भी इज्जत नहीं थी, बड़ों बुजुर्गों को भी इज्जत नहीं। वहाँ पे कलमा पढ़ाया जाता था, मुसलमान वहाँ पे कलमा पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ने भी जाते थे ना, और बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। यही बात थी, उसकी वजह से हमने बोला हिंदुस्तान में चले, अपना हिंदू है, हिंदुस्तान है, अपना हिंदुओं का देश है। उधर हमें एक अलग मुल्क चाहिए, वो ले लिए, बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया। जहां बांग्लादेश में 24 से 25% हिंदू आबादी थी, वहां मात्र 7 से 8% रह गई। जिस पाकिस्तान में 17 से 18% हिंदू आबादी थी, वो मात्र 3% रह गई। तो उनका पलायन हुआ, उनका धर्मांतरण हुआ, उनकी बहू बेटी उठा ले गए, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ हत्याएं हुई, उनके संपत्ति को ऐंठ लिया गया, उनका संपत्ति से उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया। तो भागे भागे हिंदू भारत में आए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे संतर्पण पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत। आप सभी को पता है कि हमारे देश में नागरिकता संशोधन विधेयक सीए अब कानून बन गया है। जो भी हमारी सनातन बिरादरी है, जो हमारी क्रिश्चियन बिरादरी है, जो धार्मिकता के नाम पर जिनके साथ छल हुआ है, प्रपंच हुआ है, जिनके साथ हिंसा हुई है, उन्हें हिंदुस्तान में नागरिकता मिलेगी। उन्हें नागरिकता मिलेगी जो 2014 के कट ऑफ डेट के अनुसार भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। चाहे वो हमारे सिख समुदाय हो, चाहे हमारा हिंदू समुदाय हो, चाहे हमारा जैन समुदाय हो, चाहे हमारा पारसी समुदाय हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उन्हें नागरिकता मिलेगी। मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम के लिए 72 फिरके हैं, ओआईसी के जितने देश हैं वो सभी जगह जा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए एकमात्र हिंदुस्तान है, तो वहां नागरिकता मिलेगी। तो इसको लेकर बहस छिड़ गया है। जब हमारे देश में विभाजन हुआ तो कुछ लोग कह रहे थे हम तो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हम हिंदुस्तान में कैसे रह पाएंगे, अब हमें एक अलग मुल्क चाहिए। वो ले लिए, बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया। जहां बांग्लादेश में 24 से 25% हिंदू आबादी थी, वहां मात्र 7 से 8% रह गई। जिस पाकिस्तान में 17 से 18% हिंदू आबादी थी, वो मात्र 3% रह गई। तो उनका पलायन हुआ, उनका धर्मांतरण हुआ, उनकी बहू बेटी उठा ले गए, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ हत्याएं हुई, उनके संपत्ति को ऐंठ लिया गया, उनका संपत्ति से उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया। तो भागे भागे हिंदू भारत में आए। कई वर्षों से रह रहे थे, नागरिकता नहीं मिल रही थी। आलम तो ये था कि उदयपुर में रह रहे थे, जेठ की दोपहरी में तो छत भी छीन लिया गया। तो तत्कालीन जो डीएम साहिबा थी, वो टीना डाबी थी, आलोचना हुई, तो फिर उन्हें मुहैया कराया गया। तो हिंदुओं की जिंदगी बद से बदतर थी। अगर हिंदुओं की जिंदगी के बारे में बात करें तो अगर आप कभी गए होंगे मजनू का टीला, मैं मजनू का टीला गया हूं, 2 बार गया हूं, वहां पे स्टोरी भी बनाई मैंने, वहां पे काम भी किया मैंने, वहां खुद देखा कि उनकी जिंदगी कैसे हाशिए में है, वो कैसे हाशिए में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहते हैं ये बलात्कारी हैं, ये हिंसा का फैलाने वाले हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये चोरी डकैती करते हैं, ये हिंदू लेकर आ रहे हो। दिल्ली की जो आबो हवा है, दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो खराब होगा। अब भाई दिल्ली में ही शाहीन बाग के इर्द गिर्द हम बात करें, जो रोहिंग्या बसा के रखे हैं, रोहिंग्या अच्छा से हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, जो रोहिंग्या के मुस्लिम हैं, भारतीय भी नहीं है, उन्हें बसा के रखा गया है, उन्हें जगह दी गई है। उनका विधायक अमानतुल्लाह खान जो अभी जेल में बंद है, अमानतुल्लाह के प्यारे लोगों को आज तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला कि ये डकैती है, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, बलात्कार करते हैं, क्राइम करते हैं, उस पर नहीं बोला, लेकिन इनके बारे में अरविंद केजरीवाल बोल दिए। इससे साफ साफ स्पष्टीकरण हो गया कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता है वो कैसे कालनेमी है, वो कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अपने दिन
बहारने की कोशिश करते रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नरेंद्र मोदी 2014 में जब बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो ये भी गंगा मैया में आके झपाक झपाक करने जाता है, लेकिन वो हार जाता है। लेकिन हिंदू विरोध की कहानी कैसे इनमें घनित है, कैसे मिश्रित है, ये सब बातें साफ साफ नजर आ जाती है। और ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो किला है उसमें सेंधमारी हो गई है, भाजपा अधिक सीटें जीतेगी। तो ममता बनर्जी जब सभी जानते हैं कि नौटंकीबाज हैं। ममता बनर्जी की नौटंकी की कहानी इतनी ज्यादा है कि हमको सभी को पता है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में कोरोना टाइम में, तो कैसे वो व्हील चेयर पे घूम रही थी, ये भी कहानी बनाई गई थी, उन पर अटैक हुआ था, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ था। जहां चुनावी परिणाम आए वहीं पर उन व्हील चेयर से उठ गई, उनका पैर ठीक हो गया। अब सुन रहे हैं कि वो गिर गई हैं, स्टिचेस पड़ी। चलिए बात की बात है, जो भी हुआ हो वो खुद जानती है, भगवान उन्हें सेहत नसीब करे, उन्हें बेहतर करे। हम बात कर रहे थे कि सीएए लागू हुआ है। सीएए लागू होने के बाद हम बात करें, कुछ समुदाय हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, उनमें खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल यह है कि उनके लिए एक नई आजादी है, एक नई की आजादी की हवा में वो सांस ले पाएंगे। वो वैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपना नया स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो बांग्लादेश से आए हिंदू कम्युनिटी, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें शोषित किया गया। वो हम बात करें, उन्हें ना कोई बेसिक हक था, ना कोई अधिकार था। वो हिंदू समाज था, वो प्रताड़ित था, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। वहीं हम बात करें रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम जो दिल्ली के आसपास आके बड़े हैं, तो केजरीवाल जैसी पार्टी के लोग हैं, केजरीवाल ऐसे लोग हैं, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं और नैतिकता के आधार पर मुहैया कराते हैं। भारत के नागरिक है या नहीं, वो बात की बात है। हम बात करें तो मथुआ, राजवंशी, नाम शूद्र, पश्चिम बंगाल में रहने वाले 4 करोड़ प्रताड़ित हिंदुओं पर नहीं जागी कभी ममता दीदी की भावनाएं कभी नहीं जागी। लेकिन हाँ, रोहिंग्याओं को लेकर या बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी की आत्मा इतनी ज्यादा जागृत है कि एक शाहजहां शेख जैसा बांग्लादेशी मूल का आदमी, बांग्लादेशी मूल का, वो मंत्री बन जाता है और वहां पर वो राज करता है, वो मंत्री बन जाता है, हिंदू बहन बेटियां उठा कर लेके जाता है, क्राइम करता है। उस पर ममता बनर्जी की आत्माएं जो है वो कभी जागृत नहीं होती। अब बात करें आज के दौर की, बात करें तो पीएम मोदी इन जो समाज है उनके लिए आवाज बन गए हैं। अब ये समुदाय के लोग अब अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके लिए नव जागृति का पल है और इनके लिए एक नई स्वतंत्रता दिवस है। ये अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। बंगाल में अनुसूचित जातियों में खुशी की लहर है। करोड़ों प्रताड़ित हिंदुओं पर कभी नहीं जागी थी ममता, पीएम मोदी बने आवाज, ऐसे पहले ही बताया है। बंगाल में अनुसूचित जातियों में खुशी की लहर है। सीए लागू होने के बाद से अनुसूचित जातियों में खुशी की लहर तो है ही, साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तमाम प्रताड़नाएं झेलने के बाद वहां के अल्पसंख्यक भारत में एक आस लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि जो अत्याचार उन पर इस्लामिक मुल्क में हुए हैं, वो अत्याचार उन पर भारत में नहीं होंगे और ससम्मान जीने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहां पे हिंदुओं का ओरिजिन है। हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति में फंसे रहने के चलते कई पार्टियां ऐसा नहीं कर पाई और उन लोगों की हालत ठीक वैसी ही रही। लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम लाई, तो इन सबकी एक बार फिर से जो है उम्मीदें जागृत हो गई। आज जिस बंगाल में रहकर ममता बनर्जी इस सीएए का विरोध करती हैं, उसी बंगाल में वो समुदाय भी बड़ी तादाद में है जिन्हें मोदी सरकार के इस फैसले ने अपार खुशी दी है। ये समुदाय मथुआ, राजवंशी, नाम शूद्र है। सालों से ये लोग नागरिकता मिलने के इंतजार में हैं। 2019 में जब सरकार ने इसे लाने की घोषणा की थी, उसके बाद से इसे लागू होने का उन्हें इंतजार था। अब जब 11 मार्च को मोदी सरकार ने इसे लेकर अधिसूचनाएं जारी कर दी, तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये लोग देर रात हाथ में झंडा लिए सड़कों पर आए, मंदिरों में सामने नाचने गाने लगे, अपनी खुशी को इजहार करने लगे, ढोल नगाड़े भी बजाए। इस दौरान महिलाओं से लेकर बच्चे सब साथ साथ दिखे। समुदायों के लोगों ने कहा कि आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनके समुदाय के लिए ऐसा शांतनु ठाकुर और पीएम मोदी के अलावा ऐसा कोई नहीं
सोच सकता था। ये लोग जो हैं उनके लिए देवदूत साबित हुए हैं और उन्हें यहाँ पर लंबे अरसे से वो एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे थे, उन्हें कम से कम यहाँ पर नागरिकता मिली है। वो अपने भारत वंश में है, अपने हिंदुत्व के जो ओरिजिन है, जो भारत है, जो हिंदुओं के लिए है, उस जगह पर इन्हें नागरिकता मिल गई है। আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। এতদিন আশা পূর্ণ ছিল না। আমাদের শান্তনু ঠাকুর আমাদের যে অসম্পূর্ণ যে কাজটা শান্তনু ঠাকুরের দ্বারা হয়েছে, তাই শান্তনু ঠাকুর আমাদের ভগবান। গুরুচরণ ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, বড় মা বীণাপাণি দেবী যে কাজ না করে যেতে পেরেছে, সেই কাজটা আজকে শান্তনু ঠাকুরের দ্বারা আজকে হলো, মোদিজির হাত ধরে, অমিত শাহজির হাত ধরে। তাই আমাদের মতো সমাজের কাছে সে আজকে দেবতার মতো হয়ে আছে। ये सारा नजारा देखते हुए बंगाल के भाजपा नेता और प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स एक्स पर कहा कि ये मोदी की गारंटी है, संसद से पारित हुआ सीएए अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। मतुआ समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होगी और उन्हें नागरिकता मिलेगी। शुवेंदु ने कहा कि अब कोई भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, यहां तक कि ममता बनर्जी भी उन्हें अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। ये केंद्र का मामला है, केंद्र में कानून बन गया है और ममता बनर्जी चाहकर भी इनका विरोध नहीं कर सकती। ममता बनर्जी जैसे लोग हो गए, विजयन जैसे मुख्यमंत्री हो गए केरला के, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हो गए, पूरे देश में जो 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7-8, उनमें से ये 3 ही हैं जो इन पर घोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने वैसे तो खुलकर नहीं बोली है और कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि भाजपा डर गई है और राम मंदिर का फॉर्मूला अब काम नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने इस तरह की बातें कही है। खुलकर वैसे कोई मीडिया में कांग्रेसी नहीं बोला है। अब जरा बात कर लें मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र कम्युनिटी की, जो हिंदू कम्युनिटी है। मालूम हो कि जो मतुआ समुदाय सीएए लागू होने की खुशियां मना रहा है, वो एक हिंदू शरणार्थी समूह है जो विभाजन के दौरान और उसके बाद के वर्षों में भारत आया था। इसमें कोई सटीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है हमारे पास, लेकिन मतुआओं की अनुमानित संख्या बंगाल की पूरी आबादी का लगभग 10 से 15% बताई जाती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल में मतुआ समुदाय की अनुमानित संख्या 3 करोड़ कही गई है। यह पूरा समुदाय बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के सीमाई इलाके जैसे कूच बिहार, दक्षिणी उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और नादिया में बड़ी संख्या में। इसके अलावा इनकी उपस्थिति दक्षिणी बंगाल में जिन 5 लोकसभा सीटों में वो है 2 बोनगांव और रानाघाट 2019 में जीत हासिल हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति कुल संख्या 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। वहीं राजवंशी समुदाय की बात करें तो यह बंगाल में सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 39,37,600 लोग इस समुदाय को कूच बिहार, जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसके बाद नाम आता है नामशूद्र का। इनकी जनसंख्या पूरे राज्य की अनुसूचित जातियों में 17.4% है, मतलब 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 37,23,600 लोग शामिल हैं। नामशूद्र, नाम में ही शूद्र लगा इन हमारे समाज के लोगों में। नाम से दलित हिंदुओं को समूह पलायन का एक छोटा भर हिस्सा था जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होने के बाद भारत के अलग अलग हिस्से में बसे, लेकिन बंगाल में इनकी संख्या ज्यादा है। वामपंथियों ने जहां इनकी मांगों को समय समय पर खारिज करता रहा है, तो वहीं मोदी सरकार ने इनकी सुनवाई की। 2019 में लोकसभा चुनाव हो या 2021 का विधानसभा चुनाव, हर बार भाजपा ने इनका उल्लेख करके इन्हें ससम्मान दिलाने का वायदा किया था और 2024 आते आते इनकी ये मांग सुन ली जिन्हें सालों से अनसुना किया जा रहा था। गौरतलब है कि इन 3 समुदायों की प्रमुख मांगे नागरिकता, सिटीजनशिप, अधिकार, राइट्स और शरणार्थी पुनर्वास थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, तो जाहिर है कि इन समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शायद इन समुदाय के जो लोग पहले कभी तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास किया करते थे, इन्हें कभी तृणमूल कांग्रेस पर इन्हें विश्वास रहता था, अब विश्वास धीरे धीरे यकीन से उतरता जा रहा है। अब धीरे धीरे विश्वास
जो है वो धूमिल होता जा रहा, अब विश्वास नहीं है। उनका मत है कि भाजपा के पक्ष में आए हैं। इनकी खुशी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मतुआ समुदाय के लोगों ने 11 मार्च को अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद ठाकुर के मंदिर के सामने इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े के साथ नाच गाकर जश्न मनाया। जो बंगाली समुदाय में ढोल नगाड़े बजते हैं, जिस पर वो लोग थिरकते हैं। हम बता दें आपको कि बंगाल के इन समुदायों में वो खुशी केवल इसलिए इतनी है क्योंकि अभी तक पिछली सरकारों में उनकी सुनवाई नहीं हुई। पिछली सरकारों में ये उपेक्षित थे क्योंकि हिंदू थे। अगर ये हिंदू नहीं होते तो शायद वोट बैंक का हिस्सा भी होता, चाहे टीएमसी रही हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां रही हो। हिंदू थे, उपेक्षित थे, इनकी सुनवाई होती ही नहीं थी, इनकी कोई गिनती ही नहीं थी और न ही ये पहचान दिलाने का कहीं प्रयास हुआ। लेकिन अब ये स्थिति बदलते जा रही है। शरणार्थी के तौर पर भारत में इन दलित हिंदुओं की सुनवाई भी होगी और उन्हें पहचान दिलाने का काम भी किया जाएगा और उन्हें पहचान दिलाने की कोशिशें भी लगातार जारी रहेंगी। अब ये मैंने राजवंशी, नाम दलित और ये जो मैतेई हिंदू के बारे में बताया कि इनकी कोई पहचान ही नहीं थी, इनको लिए कोई सोचता ही नहीं था। खैर, ये हिंदू समाज से आते थे। ये विडंबना ही है कि इस देश का बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, मगर हिंदू वोट बैंक के कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां दलित की भी राजनीति होती है कि दलित समुदाय के साथ जाति हो रही है, दलित समुदाय के साथ फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, SC ST फलाना, सब तरह की बातें हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ पार्टियां हैं जो दलित के नाम पर शेष भारत में राजनीति करते हैं, लेकिन दलित जो पिछड़े हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, जो गरीबी गुर्गा की जिंदगी जी रहे हैं, जो रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, ना पीने को साफ पानी है, ना खुले आसमान में सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनका मौलिकता, उनका नैतिक अधिकार, उनका मानवीय भावनाएं सब गौण हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, वहीं रोहिंग्या हम बात करें, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करें जो भारत में आके बसे हैं, उनके लिए मानवाधिकार जागृत हो जाता है। अरे खुद सोचिए ना, शाहजहां शेख, उसके बारे में पता चलता है कि वो टीएमसी का नेता है, पहले कम्युनिस्ट में हुआ करता था, इसका चच्चा था वो भी कम्युनिस्ट नेता था, ये बांग्लादेशी मूल का है। ये कैसे भारत में आके भारत की पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल हो जाता है, जमीन कब्जाने लग जाता है। इन हिंदुओं की, जो भारतीय हिंदू हैं, जो दलित समुदाय के हैं, उनकी जमीनों में कब्जा कर लेता है, इनके खेतों में कब्जा कर लेता है, उसमें मछली पालन का वो काम करता है और उनकी जमीन को हड़प लेता है। और कैसे हमारी बहन बेटियों को उठाकर उनके साथ जाति करता है, उनका शोषण करता है, उनके साथ जाति की कहानी इतनी ज्यादा घनिष्ठ हो जाती है कि आंख सुनकर आंखों से पानी आते हैं। और ममता बनर्जी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही हो, इनका मकसद कभी हिंदुओं के पक्ष में था ही नहीं। ये अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर भारत के जो डेमोग्राफी है उसमें जो है वो खंजर चलाने का काम करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, ये जाहिर सी बात है, ये हमारे देश में एक परिवर्तन की बयार, एक परिवर्तन की कहानी है। और वो लोग जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, घर छोड़कर, अपने परिवार को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, इस उम्मीद में आए थे कि भारत हमारा राम की भूमि, हमारे कृष्ण की भूमि है, यहाँ आकर वो रह रहे। पाकिस्तान तो खैर एक इस्लामिक राष्ट्र है, कम से कम भारत में तो उनकी कोई खोज खबर लेगा, भारत में तो उनके नैतिक अधिकारों का संरक्षण होगा। ये तमाम तरह की बातें। देखिए, आने वाला जो आम चुनाव है, अब कुछ दिन में इसकी घोषणा तो हो ही जाएगी, इसमें भाजपा को इसका फायदा मिलता भी नजर आएगा। अब देखते हैं कि सियासी यूथ, ये राजनीतिक यूथ किस करवट बैठता है और यहाँ पे परिवर्तन में क्या नई कहानी का संचार होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे बताएं। और हाँ, रही बात, हम बात करें अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जाते जाते बोल दूं कि ये बलात्कारी हैं, ये चोरी चकारी कर रहे हैं। कल यही हिंदू समाज, यही हम बात करें रिफ्यूजी, केजरीवाल के विरोध में खड़े इकट्ठे होकर वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये केजरीवाल, जिनके लिए अमानतुल्लाह खान जैसे लोग प्यादे हैं, जो तुष्टिकरण करते हैं, जो दिल्ली दंगा जैसी चीजें करते हैं, और इनका एक पार्षद जो अभी जेल में है, जो अपने छत पर केरोसिन पत्थर जमा कराता है और हिंदुओं की भीड़ को पत्थर फेंकवाता है, इस पर केजरीवाल कुछ बोलते नजर नहीं आते। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं।